2019 में जनूबी पंजाब की एक 7 साला बच्ची का निकाह एक 28 साला मर्द से कर दिया गया। ये शादी एक एक्सचेंज का नतीजा थी। इस बात का मतलब यह है कि उस 28 साला मर्द की बहन का निकाह उस 7 साला बच्ची के भाई से हुआ था और इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये बेजोड़ का रिश्ता कायम कर दिया गया। इस तरह की अजीबो-गरीब शादियों को हमारी लोकल ज़बान में वट्टा-सट्टा कहा जाता है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वो ज़माना था जब पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग अपनी कोई भी चीज़ देकर वो चीज़ खरीद लिया करते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत होती थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही गिव एंड टेक का लॉजिक आज पाकिस्तान में औरतों की एक्सचेंज का फाउंडेशन बन चुका है, जिसे हम लोग वट्टा-सट्टा कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी वट्टा-सट्टा के कॉन्सेप्ट को अनअर्थ करेंगे। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? और ये भी देखेंगे कि ये कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। वट्टा सट्टा बेसिकली ऐसे एक्सचेंज को कहा जाता है जब एक घर की लड़की दूसरे घर में दुल्हन बनकर जाती है तो बदले में उस घर से भी एक लड़की ली जाती है अपने घर की बहू बनाने के लिए। 90% केसेस में ये बहन भाई का ही एक्सचेंज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और अफगानिस्तान के भी रूरल एरियाज में ये वट्टा सट्टा बहुत कॉमन है। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के रूरल यानी कि देही इलाकों में हर तीसरी शादी इस वट्टा सट्टा के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होती है। इसका मतलब यह है कि ये कोई आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डीप रूटेड पैटर्न है जो पाकिस्तान के लाखों घरों के डायनामिक्स को शेप कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वट्टा सट्टा को लेके मेरे होश तब उड़े जब मुझे ये पता लगा कि ये सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि एक सोचा समझा सोशल मैकेनिज्म है। इस सोशल मैकेनिज्म के जरिए लोग अपनी इकोनॉमिक लिमिटेशन, सोशल प्रेशर्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को मैनेज करने के लिए रिश्तों को डिजाइन करते हैं। इस एक्सचेंज की सबसे पहली और बुनियादी वजह है इकोनॉमिक कैलकुलेशन, जिसका ताल्लुक होता है जहेज से। हमारी सोसाइटी में जहेज सिर्फ लड़की के लिए एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर फैमिली अपनी बरादरी में यह दिखाना चाहती है कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना अच्छा जहेज दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में लड़की की फैमिलीज के ऊपर जहेज को लेकर एक हैवी फाइनेंशियल बर्डन होता है। ऐसे में वट्टा सट्टा एक बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सोच ये होती है कि अगर हम अपनी बेटी को जहेज के साथ भेज रहे हैं तो क्यों ना उस घर की बेटी को भी जहेज के साथ यहां बुला लिया जाए, ताकि जो सामान घर से गया है वही सामान वापस आ सके। ऐसे में रिश्ता एक इमोशनल बॉन्ड नहीं रहता बल्कि एक इकोनॉमिक एक्सचेंज इक्वेशन बन जाता है। दूसरी, इस एक्सचेंज और वट्टा सट्टा के पीछे सबसे बड़ी वजह है जमीन और विरासत का कंट्रोल। पाकिस्तान में आपको पता है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ पंजाब, लोग जमीन से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी स्टेटस सिंबल उनकी जमीन है। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जमीन साडी मां है, असी मां नू वेच दईए। पाकिस्तान में शायद इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी जमीन की वैल्यू है। पीपल आर हेड ओवर हील्स इन लव विद लैंड। इस्लाम के मुताबिक बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी खास तौर पर पंजाब और सिंध के रूरल एरियाज में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के लोगों का जमीन के लिए प्यार, ऐसे में जमीन को खानदान के अंदर रखना भी एक तरह की ऑब्सेशन होती है, मैडनेस होती है। और इसी मसले का एक इनफॉर्मल हल वट्टा सट्टा बन जाता है। दोनों फैमिलीज एक अग्रीमेंट करती हैं, ना हम अपनी बेटी को उसका हिस्सा देंगे ना आप अपनी को। और अगर कोई बेटी अपना हक मांगती है तो उसका डायरेक्ट असर दूसरी तरफ वाली बेटी पर आएगा, उसे भी फिर जमीन में उसका हिस्सा देना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि इस एग्रीमेंट को ना पेपर के ऊपर सरंजाम दिया जाता है, ना इसके बारे में एक्सप्लिसिटली बात की जाती है, ना इसको डिस्कस किया जाता है। बस एक दफा जब आपने अपने घर की बेटी दूसरे घर को दे दी और दूसरे घर की बेटी अपने घर ले आए, तो ये इस बात का ऐलान है कि भाई तुम्हारी जमीन तुम्हारे लिए और हमारी जमीन हमारे लिए। अगर तुम हमारी जमीन मांगोगे तो हम भी तुम्हारी जमीन मांगेंगे। ये तो हो गई इकोनॉमिक रीजंस, लेकिन दोस्तों, हम तो दोस्तोयेव्स्की के पढ़ने वाले हैं। हम तो इंसान की साइकोलॉजी, उसकी नफ्सियात के अंदर घुस जाते हैं। इस वट्टा सट्टा के पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रीजन भी है, और वो है सिक्योरिटी फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 में 90% खवातीन ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में डोमेस्टिक अब्यूज फेस किया है। इमेजिन, 90%। डोमेस्टिक हेल्थ सर्वे के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस पर मौजूद डेटा जब रीजनली कैलकुलेट किया गया तो सब प्रोविंसेस की सर्टेन परसेंटेजेस सामने आई, लेकिन पंजाब का डेटा ही मौजूद नहीं था। इसकी वजह यह है कि यहाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना नॉर्मल है कि इसे कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग इस बात के लिए जहनी तौर पर तैयार रहते हैं कि जब उनकी बेटी अपने घर से जाएगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वट्टा सट्टा कहीं ना कहीं इन मैरिजेस में कंट्रोल देता है, जहां पर यह बात अंडरस्टूड होती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा तो हम भी तुम्हारी बेटी के साथ वही सलूक करेंगे। यानी प्रोटेक्शन का सिस्टम इंसाफ पर नहीं बल्कि बदले के खौफ पर खड़ा किया जाता है।
एक रिसर्च पेपर में सिंध की औरत के अल्फाज मैं यहाँ पर कोट करता हूँ। मेरी शादी वट्टा सट्टा एग्रीमेंट का हिस्सा है। जब मेरा शौहर मुझे मारता है तो मैं अपनी माँ और बहन को बताती हूँ। मेरा भाई इस बात से दुख महसूस करता है और फिर वो बदला लेने के लिए अपनी बीवी को मारता है। इस वजह से हमारे खानदान में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं और आखिर में नुकसान हमेशा औरतों का ही होता है दोनों घरों में। इसी तरह बदीन की एक औरत ने कुछ ये कहा, हम लोग ये एक्सचेंज की शादी इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इसके बगैर हमने अपनी बेटी दूसरे घर को दे दी तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। हम ये वट्टा सट्टा की शादी इसलिए करते हैं ताकि हमारी बेटी सिक्योर रह सके। इस बात को कंफर्म करने के लिए रिसर्चर्स ने उन औरतों के इंटरव्यू किए जहां पर वट्टा सट्टा की शादी हुई थी। इंटरव्यू के रिजल्ट्स ने यह बात साबित कर दी कि जब एक घर की बेटी के ऊपर जुल्म किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, तो दूसरे घर की बेटी के ऊपर भी यह करना लाजमी हो जाता है। और जो शख्स ऐसा नहीं करता ना, यानी कि जो शौहर ऐसा नहीं करता, उसे बेगैरत कहा जाता है कि तूने अपनी बहन को पिटते हुए देख लिया लेकिन अपनी बीवी को मारने की तेरे पास जुर्रत नहीं है। ये हाल है हमारी सोसाइटी का। आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग केस को एनालाइज कर लेते हैं। साउथ पंजाब के एक शहर विहाड़ी में एक वट्टा सट्टा की शादी हुई जहां फैमिली ए के दो बहन भाई की शादी फैमिली बी के दो बहन भाई से कर दी गई। शुरू के कुछ सालों तक सब ठीक रहा, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया। फैमिली ए में बेटी पैदा हुई और फैमिली बी में बेटा पैदा हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे। फैमिली बी का जो मर्द था उसे शराब पीने की आदत थी, शराब भी पीता था और कोई स्टेबल इनकम भी नहीं थी उसकी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बीवी के जेवर बेचना शुरू कर दिया अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए। फिर उसने बीवी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी करना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर मैके चली गई और यह फैसला सुना दिया कि अब वो उसके घर में वापस नहीं जाएगी। उस औरत के भाई के ऊपर यह प्रेशर डाला गया कि वो भी अब अपनी बीवी को वापस भेज दे ताकि बैलेंस बरकरार रहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे बहुत बुरा भला कहा गया क्योंकि उसने सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट नहीं किया। कुछ अरसे बाद सिचुएशन और बिगड़ गई क्योंकि दोनों तरफ की औरतें यानी भाभी और नंद अब एक ही घर में रह रही थीं। उनके दरमियान टेंशन्स बढ़ने लगी। आखिरकार दूसरी तरफ वाली औरत ने भी अपना घर खुद ही छोड़ दिया और अपने भाई के पास वापस आ गई। ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि कई साल चलता रहा। फैमिलीज की जिंदगी डिस्टर्ब होकर रह गई, रिश्ते टूट गए, सोशल प्रेशर बढ़ता गया और एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हुआ जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। सबसे वर्स्ट टाइम तब आया जब उस शराबी मर्द का बेटा बड़ा हो गया। उसने बचपन से ही वायलेंस, अब्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स और मार कुटाई देखी थी जिसने उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। और बिलाखिर वो वक्त आया जब उसने अपने ही हाथों से अपने बाप का कत्ल कर दिया। एक वट्टा सट्टा की शादी से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट बिल आखिर मर्डर तक जा पहुंचा। और दोस्तों, ये कोई विहाड़ी का एक आइसोलेटेड केस नहीं है। इस तरह के लाखों हजारों केसेस हर साल पाकिस्तान में होते हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। इवेंचुअली इसमें सबसे बड़ी सफरिंग होती है औरतों के लिए। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से औरत सफर करती है वो है लैक ऑफ कंसेंट। अक्सर लड़कियों या औरतों से पूछा ही नहीं जाता कि वो किससे शादी करना चाहती हैं। उनका रिश्ता खानदानों को जोड़ने के लिए, रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए और एक सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये तो मैंने आपको 7 साल की बच्ची की एग्जाम्पल दी ना। होता कुछ केसेस में ये है कि जैसे ही बच्ची की पैदाइश होती है उसे शादी के लिए मांग लिया जाता है या दूसरे घर के लिए मांग लिया जाता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं मंग। ऐसाडी मंग है। जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है, अब उसे शऊर आना ही शुरू होता है, उसकी शादी उसी घर में कर दी जाती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ हर लाइफ। उसके ड्रीम्स की, उसके एस्पिरेशंस की, उसकी जिंदगी को लेके विजन की कोई अहमियत नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है और वो है मर्द को सर्व करना। जब आप ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो मजहब का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई दीन हमें इस बात की इजाजत देता है, तुम कौन होते हो हमें सवाल करने वाले। इन लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होता कि इस्लाम में निकाह की फाउंडेशन ही कंसेंट के ऊपर है, यानी कि लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह मुकम्मल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटीज काफी मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का, हमारे एनवायरनमेंट का सोशल फैब्रिक ही ऐसा है कि लड़की के दिमाग को बचपन से ट्यून ही ऐसे किया जाता है कि वो रजामंदी पर मजबूर हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि अक्सर हम लोग लड़कियों को लेकर ये दुआ करते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि इससे बड़ी बद्दुआ नहीं है, क्योंकि दरअसल आपने उस लड़की की पूरी जिंदगी को किस्मत के हवाले कर दिया। ओ भाई, आज की लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, उसे एम्पावर करो, उसे एम्प्लॉयबल करो ताकि वो अपने लिए कमा सके और जिंदगी को अपने विजन के हिसाब से, अपनी डायरेक्शन के हिसाब से गुजार सके। हमारे मुआशरे में मेजॉरिटी की सोच ये होती है कि अगर लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया तो इसका दिमाग घूम जाएगा, दिमाग फिर जाएगा, ये हाथों से निकल जाएगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी और जब इसके पास पैसे होंगे तो ये किसी की भी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि हम लोग लड़की को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसीलिए वी डू नॉट अलाउ हर टू थिंक। ये जो बचपन से कंडीशनिंग शुरू होती है ना बच्चियों की, लड़कियों की, औरतों की शादी को लेके, वो उनकी सोच को इवेंचुअली मार देती है।
उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये बन जाता है कि इवेंचुअली तो उनकी शादी होनी है, उनके बच्चे होने हैं और उन्हें शौहर पर डिपेंडेंट होना है। देखिए, आजकल की औरत इंडिपेंडेंट है। अगर वो अपना कमाएगी, अपना करियर बनाएगी, तो इससे हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा, इनफैक्ट ज्यादा एम्पावर होगा। क्योंकि घर के अंदर जितनी खुशहाली आएगी, जितनी इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ही बेहतर होगा उस फैमिली के लिए। लेकिन इस वट्टे सट्टे की सिस्टम की नींव, इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियादों में घुसी हुई है पेट्रियार्की, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद पिद्दरशाही निजाम, जिसमें मर्द ने जो भी कह दिया वही हरफे आखिर है। यही जो मैंने अभी आपको पूरा नैरेटिव बताया ना, ये एक और कल्चर की बुनियाद रखता है जिसे कहते हैं साइलेंस कल्चर। वट्टा सट्टा की शादी में एक औरत यूजुअली आवाज ही नहीं उठा पाती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने आवाज उठाई तो उससे जुड़े बहुत से रिश्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो बहुत से घरों को बर्बाद कर देगी। लिहाजा वो अपनी कुर्बानी देती है, वो सारी उम्र मार खाती रहती है अपने लोगों को बचाने के लिए। इस सिस्टम में सैक्रिफाइस एक चॉइस नहीं, बल्कि एक सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाती है। लड़कियों को कहा जाता है कि तुम ही बर्दाश्त कर लो, तुम ही को बर्दाश्त करना है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आपने ये बात भी नोटिस में रखनी है कि ये जो वट्टा सट्टा का सिस्टम है ना, इसका विक्टिम सिर्फ औरत नहीं बल्कि मर्द भी होते हैं, क्योंकि मर्दों को भी ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने का इख्तियार नहीं रहता। पाकिस्तान में 5 में से 4 शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, यानी 81%। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी शादी का फैसला खुद लेते ही नहीं है। ये डिसीजन या तो उनके माँ बाप ले लेते हैं या फिर उनके खानदान वाले। फिर चाहे उन्हें इस शादी से खुशी हो ना हो, वो इस शादी को निभाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे फैमिली का प्रेशर होता है। इस भद्दे वट्टा सट्टा के सिस्टम के कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। क्योंकि ये शादियां अक्सर खानदानों के बीच में होती हैं, इसीलिए इन्हें कजन मैरिजेस भी कहा जाता है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन की हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन और खास तौर पर कॉन्सेंग्विनिटी यानी करीब रिश्तेदारों में शादियों की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रिस्क काफी ज्यादा है। ये बात अब साइंटिफिकली वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है कि जब लोग कजन्स के अंदर शादियां करते हैं तो जेनेटिक डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस रिपोर्ट हो चुकी हैं, जो तकरीबन 130 डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स का सबब बन रही हैं। यानी ये कोई आइसोलेटेड मेडिकल इशू नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक हेल्थ पैटर्न है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की सबसे बड़ी वजह इनब्रीडिंग है, यानी कि रिश्तेदारों के दरमियान शादियां। उनके मुताबिक कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को आप डायरेक्टली पर्टिकुलर कास्ट और ट्राइब से लिंक कर सकते हैं, जहां इंटर मैरिज का ट्रेंड ज्यादा कॉमन है। मसलन आज के टाइम में सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर में से एक है थैलेसीमिया। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने से रोकता है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया ट्रेट की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 5 से 7% के दरमियान है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। कैरियर होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि शायद आप खुद बीमार ना हो, लेकिन आप इस डिजीज को अपनी अगली जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी जीन्स के जरिए। इसी इन ब्रीडिंग से रिलेटेड मैं आपको एक पाकिस्तानी शख्स की स्टोरी सुनाता हूं, जिसे डॉयचे वेल न्यूज में 2022 में पब्लिश किया गया था। गफूर हुसैन शाह 56 साल के एक स्कूल टीचर हैं जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में रहते हैं। गफूर हुसैन के 8 बच्चे हैं, लेकिन इन 8 बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना गफूर हुसैन का सबसे बड़ा मसला नहीं है। उसका सबसे बड़ा मसला है अपने इलाके की रिवायात को पूरा करना। उनके इलाके की ये रिवायत है कि कोई भी शख्स अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं कर सकता। सोसाइटी का प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई शख्स ऐसा करने की जुर्रत करता है तो उसे सोशली ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है, सोसाइटी से आइसोलेट करके निकाल दिया जाता है। इसी प्रेशर की वजह से गफूर हुसैन को अपने एक बेटे और 2 बेटियों की शादी अपने ही रिश्तेदारों में करनी पड़ी। गफूर की अपनी भी शादी अपनी कजन से हुई, जिसके बाद उसके यहाँ 8 बच्चे हुए, जिसमें से 3 बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। उनका एक बेटा ऐसा है जिसका ब्रेन नॉर्मल साइज तक डेवलप नहीं हो सका, एक बेटी को स्पीच डिसऑर्डर है, वो ठीक से बोल नहीं सकती, और दूसरी बेटी हेयरिंग प्रॉब्लम्स का शिकार है। वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि ये बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके और मुझे हर वक्त ये फिक्र रहती है कि जब मैं और मेरी बीवी नहीं रहेंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा। गफूर जानता है कि उसकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री कुछ सही नहीं है, उसमें ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है। डॉक्टर्स ने उसे क्लियरली बताया है कि ये सब इन ब्रीडिंग का रिजल्ट है। गफूर भी इस बात को जानता है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर ऐसा है कि वो इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि इन ब्रीडिंग के, इन कजन मैरिजेस के, इस वट्टा सट्टा के लोगों की हेल्थ के ऊपर कितने डेलेटीरियस इफेक्ट्स होते हैं, लोग इन शादियों को डिफेंड करते हैं। इन एक्सचेंज की शादियों के इंसान की जहन के ऊपर सिवियर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सबसे पहला और सेंट्रल कॉन्सेप्ट है क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इस सिस्टम में इंडिविजुअल्स, खास तौर पे औरतें, कंटिन्यूस हाइपर विजिलेंस की स्टेट में रहती हैं, यानी वो हर वक्त अलर्ट रहती हैं कि उसके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा, सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि दूसरी लिंक शादी में भी।
ये कांस्टेंट एंटिसिपेशन ऑफ थ्रेट एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इंसान सारी जिंदगी एंग्शियस रहता है। दूसरा मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसान बार बार कंट्रोल लूज करने के एक्सपीरियंस के बाद ये बिलीव कर लेता है कि वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। जब सारे डिसीजंस फैमिली ले और वो डिसीजंस कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हों तो मोस्टली केसेस में एक इंडिविजुअल अकेला कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो एक कांस्टेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ट्रॉमा बॉन्डिंग एंड अब्यूज नॉर्मलाइजेशन। जब एक सिस्टम में रिटेलिएशन का डर हो और अब्यूज को इनडायरेक्ट तौर पर जस्टिफाई किया जाए तो विक्टिम ग्रेजुअली अब्यूजिव पैटर्न को नॉर्मल समझने लगता है। औरतें ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं जहां उन्हें लगता है कि शौहर से गाली खाना, मार खाना, अब्यूजिव शौहर का होना ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये तो हर घर में होता है। लिहाजा वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेती हैं। दे बिकम सेंसिटाइज टू इट। यही वजह है कि इस तरह के केसेस ज्यादातर रिपोर्ट नहीं होते। दोस्तों, इस तरह की सोच टॉक्सिक रिलेशनशिप को सारी उम्र कायम रखती है, जिसका शिकार बच्चे भी बन जाते हैं। वो भी इसी टॉक्सिक माहौल में बड़े होते हैं, लिहाजा वो भी साइकोलॉजिकली डेंटेड होते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम भी लो होती है। दोस्तों, ये वट्टा सट्टा का सिस्टम, वनी का सिस्टम, औरतों के ऊपर गालम गलोच, वायलेंस, मार कुटाई का सिस्टम तब तक कायम रहेगा जब तक हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट नहीं कर लेते। देखें दोस्तों, ये मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक हम अपने सोशल फैब्रिक को चेंज नहीं करेंगे। देखिए, मेरी ये बात नोट कर लें, ये लिख लें कि पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट नोज डाइव करता रहेगा जब तक हम लोगों को, स्पेशली अपनी औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर पिदराना निजाम है। इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ पर जिंदगी के सारे बड़े फैसले मर्द करते हैं, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो भी ये बिलीव करते हैं कि औरत तो कम अकल होती है, उसे क्या पता वो कैसे घर चला सकती है, वो कैसे सोसाइटी में अपना मुकाम बना सकती है, वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। हमारे मुआशरे में आज भी जो औरतें काम करती हैं उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम घर पे बैठो, बी अ होम मेकर, बी अ हाउसवाइफ। जब तक हम औरतों को कमअकल कह के डीमीन, डिग्रेड, बिलिटल करते रहेंगे, हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता और यही वट्टा सट्टा का निजाम हमेशा कायम रहेगा। और आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि वो मुआशरा कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जहां पे विमेन आर नॉट एम्पावर्ड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।